नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कांता भारती द्वारा लिखी रेत की मछली का 11वां अध्याय। तोरू को सावधानी से गोद में समेटकर मैंने अपने दोनों पैर झील में लटका दिए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मेरी जलती हुई अंतरात्मा को उससे शीतलता मिल रही थी। अभी अभी यहाँ शोभन भी थे। 1 मिनट में आने को कहकर वे उठ गए। इस बार बुरा नहीं लगा। ऐसा लगा एक कड़वाहट मेरे पास बैठी थी जो अब उठकर कहीं चली गई। एकांत से मुझे थोड़ा आश्वासन भी हो रहा था। यह झील डूबने के लिए भी तो काफी है, मैंने सोचा। लेकिन फिर मैंने यह भी सोचा कि पराजय की जिन गहराइयों में मैं डूब चुकी हूं, उनसे इस झील की गहराई कहीं कम है। सच तो यह है कि डूबना अब दोबारा नहीं होगा। लहर डुबाकर, झकझोर कर, निष्ठुर होकर जिस बिंदु पर छोड़कर लौटी है, वहीं से अपना रास्ता शुरू होता है। शीतल धवल अपनी छाती पर खेलकर नीचे धकेल दी गई जलधारा पत्थर, बालू और मिट्टी की कब्र से बाहर आएगी। हरितिमा को अमर बेल खा गई, लेकिन जीवनी शक्ति के तंतु अभी भी जीवित हैं। शोभन की प्रतीक्षा निरर्थक थी। प्रतीक्षा करने की इच्छा भी नहीं थी। सूरज ढलते ढलते चूंकि सर्दी और अधिक हो जाने का डर था, इसलिए मैं तोरू को लेकर झील के किनारे से लौट पड़ी। एक जगह मैं यह सोचकर संतुष्ट भी हुई कि शोभन और मीनल जब वहां लौटेंगे तो मुझे ना पाकर निराश होंगे। होटल पहुंची तो मालूम हुआ कि भारत पब्लिशिंग हाउस के रतनलाल जी का संदेश आया हुआ था। रात को भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक की ओर से शोभन और श्रीमती शोभन को डिनर पर बुलाया गया था। श्रीमती शोभन देखकर मन जल उठा। जी में आया कि मैं उस स्लिप को फाड़ दूं। निमंत्रण तो शोभन और मीनल के लिए ही होना चाहिए था। श्रीमती शोभन नाम का एक पद अवश्य था, लेकिन उस पद पर अगर मीनल न थी तो मैं भी नहीं थी। काफी रात गए शोभन लौटे। कमरे का दरवाजा खुलने से पहले मुझे हंसी सुनाई दी। मीनल हंस रही थी। इस तरह हंस रही थी जैसे गुदगुदाया जा रहा हो। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन खोलने के लिए मैं उठी नहीं। शोभन अंदर आए। आसपास उन्होंने इस तरह देखा जैसे कमरे में मेरा और तोरू का अस्तित्व ही ना हो। मेज पर भारत पब्लिशिंग हाउस से आई हुई स्लिप एक एस्ट्रे के नीचे दबी थी। शोभन ने उसे पढ़ा और बोले, ओहो, देर ना हो जाए कहीं। 8 बजे बुलाया है और 7:30 तो वैसे ही बज रहे हैं। मीनल, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ ध्यान आ गया। शायद उन्होंने यह सोचा कि डिनर पर उन्हें सपत्नीक बुलाया गया है। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक विचारों से बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं। डिनर पर इस तरह किसी पराई लड़की के साथ आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत बोले, और कुंतल, तुम तो काफी पहले से आ गई थी। तुम्हें तो अब तक कपड़े बदल ही लेने चाहिए थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई। इस बार उनके स्वर में काफी नरमी थी। उनका उद्देश्य छुपा नहीं रहा। वे अभिनय करना जानते थे। उन्हें पता था कि मेरे ना जाने पर मीनल को ले जाना भी उनके लिए कठिन हो जाएगा। बहुत रूखी आवाज में मैंने कहा, आप चले जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शोभन का अभिनेता पूरी तरह सक्रिय हो उठा। वे मनुहार पर उतर आए। मनुहार भरी जबरदस्ती के बाद अंततः वे ही फिर जीते। डिनर से लौटने के बाद मेमने की खाल में छुपा हुआ भेड़िया सहसा बाहर आ गया। उनका काम निकल चुका था, इसलिए अब अभिनय की कोई जरूरत नहीं थी। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिकों से साप्ताहिक पत्र के संपादन के लिए काफी अच्छी शर्तें तय हो गई थीं। मालिक इस कमरे में इस समय मौजूद भी नहीं थे, इसलिए शोभन को अपनी प्रसन्नता जाहिर करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। मीनल को उन्होंने बाहों में भरा और चूम लिया। डिनर के दौरान मैं शोभन से कुछ दूर बैठी थी, इसलिए उस समय मुझे पता नहीं चल सका था कि उन्होंने उस समय जो खुशी जाहिर की उसका राज क्या था। मीनल को भी उतना सब पता नहीं था। रात काफी हो गई थी। होटल में गहरा सन्नाटा छा गया था। कमरे में 2 बड़े पलंग पड़े थे, दोनों एक दूसरे से काफी दूर।
एक पलंग पर मैं थी तोरू के साथ और दूसरे पर शोभन मीनल के साथ। वे धीरे धीरे मीनल को बता रहे थे कि तय यह हुआ है कि शोभन यूनिवर्सिटी से 1 साल की छुट्टी लेकर बंबई जाएंगे और यह देखेंगे कि वे पत्र संभाल सकते हैं या नहीं। कुंतल और तोरू इलाहाबाद में माँ के साथ रहेंगी। आगे बहुत कुछ मैंने स्वयं भी जोड़ दिया। यानी मीनल के लिए यह आसान हो जाएगा कि वह जब तक चाहे बंबई में शोभन के साथ रहे, क्योंकि तब दोनों के बीच से कुंतल का व्यवधान भी दूर हो जाएगा। बातों का सिलसिला व्यवसाय से हटकर लिप्सा की गलियों में उतर गया। मैंने दूसरी ओर करवट बदल ली। शोभन और मीनल के संवाद चुंबनों और सीत्कारों में बदल गए। मैं अपने दांत भींचकर तकिए में सिर गड़ाए लेटी रही। इस पर्वतांचल में एक बार पहले भी मैं शोभन के साथ आई थी, लेकिन तब यहाँ यह दूसरा पलंग नहीं था और तब मेरा प्यार भी किसी दूसरे पलंग पर नहीं था। कहाँ कहाँ भटकते रहे थे हम लोग। पूरा वह 1 महीना कितनी तेजी से किसी पानी की धार की तरह पर्वत से कूदकर नीचे तक दूरी तय कर गया था। लेकिन अब यही मेरा संबंध एक ऐसा ग्लेशियर बन गया था जो इतने धीमे धीमे आगे बढ़ता था कि लगता था जैसे उसमें गति है ही नहीं। 2 हफ्ते का वह छोटा सा समय कितनी कठिनाई से बीता यह मैं नहीं कह सकती। 15 दिन के बाद हमारे वापस लौटने का दिन आ गया। लेकिन वह वापसी किधर? क्या मैं अपनी दुनिया में फिर से वापस लौट सकती हूँ? बहुत सी परिस्थितियों में वापसी सुख देती है, लेकिन इस वापसी में सुख नहीं था। मुझे मालूम था कि अब जिस इलाहाबाद में मैं वापस जा रही हूँ वह किसी निर्वासन से कम नहीं होगा। घर पर 15 दिनों में फूल बगिया में वह लतर फिर फैल गई थी। शोभन और मीनल तेजी से मां को आवाज देते हुए अंदर चले गए। मैं एक क्षण के लिए ठिठक कर उस लतर को देखने लगी। जाने क्यों इस बार लगा कि वह लतर मेरी दुश्मन न होकर कहीं मेरे मन की एक यातना ही है। जिस तरह मेरी यातना विवश होकर मेरे तन मन में फैलती जाती है, उसी तरह यह लतर भी विवश है। बंबई जाने के शोभन के निश्चय पर मां अवाक रह गईं। कातर होकर बोली, बेटा अब जीवन के थोड़े से ही दिन रह गए हैं, इसी गंगा के चरणों में जीती रही हैं। यहीं थोड़े दिन बाद समा जाना है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? अब तो कोई अपना घर भी नहीं है, उसे बेचा ना होता तो वहीं जाकर रह लेती। फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन बेटा मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बड़ी नौकरी है, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। शोभन ने ऐसा जाहिर किया जैसे मां के बिना बंबई में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूं उनके मन में क्या था। वे जानते थे कि अगर मां बंबई गईं तो शोभन की योजना पूरी नहीं हो पाएगी। बड़ी कुशलता के साथ शोभन ने योजना बनाई थी। उतनी दूर नई दुनिया में जाने के बाद शोभन के लिए मनमाना एकांत मिलना था। वे जानते थे कि वहां उनके और मीनल के बीच तीसरा कोई नहीं होगा। उन्हें यह भी पता था कि इलाहाबाद में तो मित्रों और परिचितों का एक लिहाज भी करना पड़ता था। वह लिहाज बंबई में जरूरी नहीं होगा। मीनल कलकत्ते चली गई थी, लेकिन मुझे पता था कि जाने के पहले वह शोभन से बहुत कुछ तय भी कर गई थी। शायद शोभन ने यह समझा भी दिया था कि अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद। साहित्यिक मित्रों के बीच हुई प्रतिक्रिया शोभन को अच्छी न लगी, लेकिन अपनी धूर्त मुस्कुराहटों से वे उसे दबाते रहे। स्पष्ट कहने वाले लोग वैसे भी कम थे। सिर्फ एक बात वर्मा जी ने हंसकर कही थी, अब तो एक और कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी जिसका विषय होगा साहित्यकार और सेठ आश्रय। पिटी हुई हंसी के अलावा शोभन के पास कोई और उत्तर नहीं था। दुनिया में हुई अपनी इस पराजय को शोभन अपनी भावी योजनाओं के सपने से ढक लेते थे। शोभन मुझसे आंखें चुरा रहे थे। इन दिनों लगातार आंखें चुराते रहे थे। कोशिश यह करते थे कि या तो मित्रों में ही बहुत रात बीत जाए या फिर लिखते हुए इतनी देर हो जाए कि मैं अनायास सो जाऊं। हर रात एक घुटन मन में उमड़ती थी। नैनीताल से लौटकर आने के बाद और मीनल के लौट जाने के बाद जो एकांत हुआ था, उसका कोई भी अस्तित्व मेरे लिए नहीं था। मेरे और शोभन के संबंधों की धरती का एक एक छोर उस जंगली लतर से ढक गया था और वहां एक अंकुर भी उग नहीं सकता था।
मेरे निर्वासन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। शोभन के पास अब अकेला कुछ था ही नहीं जिसे मैं अपना कह सकती थी। कई दिन मैंने सोचा और इस बात की कोशिश भी की कि तोरू को जल्दी सुलाकर मैं शोभन से कुछ बातें करूं, लेकिन इसका अवसर ही नहीं आया। या तो शोभन उसी वक्त कुछ लिखने में बहुत व्यस्त हो जाते थे, या सहसा वे याद दिलाने लगते थे, देखो तोरू अकेले सोई है, पलट कर गिर जाएगी। उनकी इच्छा को बहुत अच्छी तरह समझकर मन की चोट दबाए हुए आकर मैं अपने पलंग पर लेट जाती। चुपचाप उभरती हुई रुलाई गले में रोक कर जाने कितनी देर तक भीगी हुई आंखें तकिए पर दबाए लेटी रहती और फिर सो जाती। शोभन का रिजर्वेशन हो चुका था, तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अगले दिन उन्हें बंबई रवाना होना था। सिर्फ एक रात ही बीच में थी। सारे दिन मन अपने आप में मथता रहा। मैंने निर्णय किया था कि आज इस रात जैसे भी होगा मैं कोशिश करूंगी कि इस द्वंद्व का फैसला हो ही जाए। अगर कुछ टूटना है तो वह अंतिम रूप से टूट जाए, और अगर कुछ शेष बचा है तो उसे रेत की रेगिस्तान से पानी नहीं निकलता। तपती धूप में वह दूर पर कभी कभी चमकता हुआ दिखाई दे जाता है, लेकिन वह पानी नहीं होता। रेत में तड़पती हुई मछली के लिए वहां सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ रेत होती है। शोभन पहले से ही सावधान थे। अपने निकट मेरी उपस्थिति का एहसास होते ही उन्होंने अपने आप को इस तरह व्यस्त कर लिया कि जैसे कोई बहुत ही जरूरी कागज वे खोज रहे हों। थोड़ी देर में ज्यों की त्यों खड़ी रही। मेरी उपस्थिति से उन्हें मानसिक कष्ट हो रहा था। उसी तरह कागजों को देखते हुए बोले, तुम सो क्यों नहीं जाती? ज्यादा जगने से तबीयत खराब हो सकती है। याचना की उस पिछली अवधि में पहली बार मैं इस तरह फूट कर रो पड़ी कि अब लगता है जैसे उससे बड़ी भूल मैंने दूसरी नहीं की होगी। रोने की आवश्यकता क्या थी? किसके सामने मैं रोई थी और क्यों रोई थी? इस तरह रोकर अपनी कमजोरी जाहिर करने के अलावा मैंने किया क्या था? शोभन कागजों में और अधिक व्यस्त हो गए थे। मुझे अपमान महसूस हुआ। मेरी रुलाई बढ़ गई, लेकिन शोभन ने अपनी व्यस्तता तोड़ी नहीं। शोभन की उदासीनता से जो अपमान महसूस हुआ, उसने एक बड़ा काम जरूर किया। मेरी रुलाई रुक गई। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि अधिक रोती तो अपमान ही अधिक बढ़ता। शोभन की उदासीनता में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे पता चल गया था कि मेरा निर्वासन अब निश्चित हो गया है। मैं तेजी से अपने पलंग पर लौट आई। शोभन ने शायद अपनी निरर्थक खोज एक क्षण के लिए बंद कर दी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शोभन शायद उस सन्नाटे से ऊब गए होंगे, क्योंकि उनकी आवाज सुनाई दी, कुंतल, तुम तो बच्चों की तरह व्यवहार करती हो। बात तो कुछ समझती नहीं। जाना है और उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी करनी है। कुछ बहुत कड़वी बातें मन में आईं, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं। वैसा रहा ही क्या था जिसे मैं नहीं समझती? सभी कुछ तो साफ हो गया था मेरी आंखों के सामने। मन कर रहा था कि मेरे शब्द कोई ऐसा हथियार बन जाएं कि जिससे या तो मैं अपने आप को बेध लूं, या लेकिन नहीं। उस समय भी प्रतिशोध की राह में मेरे संस्कार आ खड़े हुए थे। विवशता और मानसिक थकावट के कारण मैं न जाने कब सो गई थी।